Hello friends, I'm here your mentor for this session CS Monica Agrawal taking unit number 2 of Indian Contract Act 1872. In this topic we are going to cover consideration. There is various concept you should know to know consideration. You can solve any question or consideration after learning this session. So we are going फॉरवर्ड। देखिए बेटा, कंसिडरेशन में हम समझेंगे कि मीनिंग एंड डेफिनेशन कंसिडरेशन की क्या है, रूल्स रिगार्डिंग वैलिड कंसिडरेशन की। अगर आप कंसिडरेशन दे रहे हो तो कैसा होना चाहिए, तभी वो वैलिड माना जाएगा। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ये एक रूल है और उस रूल के क्या एक्सेप्शन है वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे, एक्सेप्शंस। Doctrine of privity of contract with exception we also cover. So go with me. What is consideration? सबसे पहले हम बताना चाह रहे हैं आपको कि consideration क्या होता है बेटा। Contract Act के अकॉर्डिंग consideration is price agreed to be paid by the promisee for the obligation of promiser. जो सामने वाला पर्सन आपको कोई काम करने के लिए प्रॉमिस कर रहा है, यानी कि वो क्या है, प्रॉमिसर है, उसके बदले में आप उसे जो प्राइस पे कर रहे हो, आप कौन हो गए, प्रॉमिसी। उसकी प्रॉमिस के बदले में आप उसे जो प्राइस पे कर रहे हो उसे हम बेटा क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन। यानी कि प्रॉमिसी प्रॉमिसर को जो प्राइस पे करता है ना, किसके रिटर्न में, प्रॉमिस के रिटर्न में, उसे हम क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन। ठीक है बेटा। अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ में कंसिस्ट आइदर इन सम राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। बेटा ये बेटा ये कंसिडरेशन की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो केस लॉ से आई हुई है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन सेंस ऑफ लॉ में कंसिस्ट आइदर इन सम राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और बेनिफिट। या तो आप किसी को कोई राइट दे रहे हो, या इंटरेस्ट दे रहे हो, या प्रॉफिट दे रहे हो, या बेनिफिट दे रहे हो। कौन, प्रॉमिसर। में कंसिस्ट आइदर इन सम forbearance, detriment, loss और responsibility given, suffered और undertaken by other। और जो दूसरा बंदा होता है जो कंसिडरेशन पे आउट करता है बेटा, वो क्या सफ़र करता है, उसको नुकसान होता है। फॉरबियरनेस, डिट्रीमेंट्स, लॉस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी गिवन का मतलब है कि उसको कुछ ना कुछ सफ़र करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसे नुकसान होगा। किसे, प्रॉमिसी को, क्योंकि वो कुछ पे कर रहा है किसे, प्रॉमिसर को। तो फ़ायदा यानी कि राइट, प्रॉफिट किसको मिलेगा, प्रॉमिसर को, और रेस्पॉन्सिबिलिटी और लॉस किसको मिल रहा है, प्रॉमिसी को। As per section 2 subsection D, consideration is as follows: when at the desire of promiser, the promisee or any other person has done or abstain from doing। अगर promisee की डिमांड पे प्रॉमिसर की डिमांड पे प्रॉमिसी कोई काम करता है या कोई काम करने से मना करता है। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, प्रॉमिसी कोई काम करता है या कोई काम करने से मना करता है, और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और प्रॉमिस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग सच एन एक्ट और एब्सटेंस अ प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। मतलब प्रॉमिस के बदले में जो काम प्रॉमिस ही करता है, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन। अब हम इसे डिटेल में समझ रहे हैं कि डेफिनेशन एक्चुअल में कहना क्या चाहती है। कंसिडरेशन इज एन एक्ट डूइंग समथिंग, मतलब इसमें कुछ करना भी आता है और कुछ नहीं करना, यानी कि एब्सटेन फ्रॉम डूइंग भी आता है। फॉर एग्जाम्पल, अजय प्रॉमिस भुवन to guarantee payment of price of goods which Bhuvan wanted to sell on 1 month credit to Chaitanya. Her selling of goods on credit by Bhuvan to Chaitanya is consideration for A's promise। क्या बोला बेटा, अजय प्रॉमिस भुवन to guarantee payment of price of goods
which Bhuvan wanted to sell on 1 month credit to Chaitanya. Here selling of goods on credit by Chaitanya is consideration for A's promise. आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ए ने जो प्रॉमिस की है गारंटी देने की, उसके बदले में भुवन क्या कर रहा है, चैतन्या को 1 महीने का क्रेडिट दे रहा है। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को कोई ना कोई काम करने के लिए कह रहे हैं। कंसिडरेशन इज एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग। अभिषेक प्रॉमिस भारती नॉट टू टेक अ सूट अगेंस्ट हिम इफ भारती वुड पे हिम 1 लाख रुपीज। हेयर एब्सटेंट मतलब केस फाइल नहीं करूंगा अगर 1 लाख रुपए दे दोगे। तो कोई काम करने से मना करने के लिए 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे कंसिडरेशन किसके लिए है, कोई काम करने से मना करने के लिए हम कंसिडरेशन यहाँ पे आउट कर रहे हैं बेटा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तीसरी लाइन पढ़ेंगे, कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए बेटा, एट डिजायर ऑफ प्रोमिसर होना चाहिए, मतलब प्रोमिसर जो चाहेगा। सो बेटा क्या कहा मैंने आपको कि कंसिडरेशन मस्ट बी एट डिजायर ऑफ प्रोमिसर। ठीक है, प्रोमिसर जैसे चाहेगा वैसे पेमेंट होगा। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। सो कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। बेटा इसका केस हुआ था प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन वाला, दैट इज चिनैया वर्सेस रमैया केस, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन कैसा हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। कंसिडरेशन प्रॉमिस परफॉर्मेंस। अब हमें कंक्लूजन निकाला है, कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू प्रॉमिस और परफॉर्मेंस दैट पार्टीज एक्सचेंज विथ ईच अदर। ठीक है बेटा। लीगल रूल्स, अब रूल्स में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं और हमारा जो मैंने अभी आपको केस बताया था चिनैया वर्सेस रमैया, वो भी हमारे इसी डिस्कशन में इंक्लूड होगा। देखिए बेटा, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट डिजायर ऑफ प्रोमिसर, ये भी हमने भी पढ़ा था ना बेटा। अब इसको हम डिटेल में समझ रहे हैं। एक केस हुआ था दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का। क्या हुआ था इस केस में बेटा, देखो, डिफेंडेंट प्रॉमिस टू पे टू प्लांटिफ अ सर्टेन कमीशन ऑन आर्टिकल्स विच वुड बी सोल्ड through their agency in a market. Market was constructed by plaintiff at desire of C and not at desire of D. बेटा किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था मार्केट बनाने का, ठीक है। अब उस बंदे ने मार्केट में कुछ कंस्ट्रक्शन किया, वो उसने जिस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसके डिजायर से नहीं किया, कलेक्टर के डिजायर से किया। तो जिस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट देने की कोशिश की थी, ही विल नॉट बी लायबल फॉर द पेमेंट। D was not to pay as it was without consideration, hence void, क्योंकि वो कलेक्टर के कहने पे उसने कंस्ट्रक्शन किया, ना कि D के कहने पे। ठीक है। कंसिडरेशन मतलब आप कंसिडरेशन उसी पार्टी को देते हो अगर सामने वाली पार्टी क्या करती है बेटा, आपके लिए कुछ करती है, तभी आप उसे कंसिडरेशन देते हो। किसी और के लिए अगर वो काम कर रही है तो फिर आप उसको कंसिडरेशन नहीं दोगे। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ये अभी हमने देखा था। मैं आपको चिनैया वर्सेस रमैया के वेरी फेमस केस से मैं आपको ये समझाने वाली हूँ। बेटा एक ओल्ड लेडी थी, ठीक है, उन्होंने अपनी डॉटर को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट में दी विथ ए डायरेक्शन, लेकिन एक डायरेक्शन दी और एक तरीके से कंडीशन टाइप मान लो कि तुम अपने मामा को बाय वे ऑफ एन्यूटी कुछ पैसे दोगी। वो बता दिया कि कितने पैसे हैं, फॉर एग्जाम्पल 10,000 वॉट एवर। एन्यूटी के तौर पे ये 10,000 रुपये तुम अपने मामा को दोगी ऑन द स्पेसिफाइड डेट्स। ऑन द सेम डे द डॉटर एग्जीक्यूटेड ए राइटिंग इन फेवर ऑफ ब्रदर एग्रीइंग टू पे एन्यूटी। द डॉटर डिडंट हाउएवर पे द एन्यूटी and the uncle sued to recover it. It was held that there was sufficient consideration for the uncle to recover money from the daughter.
अब क्या हुआ, जो प्रॉपर्टी थी वो किसके नाम पे चली गई, डॉटर के नाम पे, और उसको बोला था कि अपने मामा को आपको कुछ एन्युटी के फॉर्म में अमाउंट देना है। डॉटर ने कुछ दिनों बाद वो एन्युटी का पेमेंट देना बंद कर दिया। क्या अंकल इसको रिकवर कर सकते हैं क्या? यस। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि प्रोमिसी को ही मूव हो, मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, मतलब प्रोमिसी ही मूव करे कंसिडरेशन, इट इज नॉट नेसेसरी। अगर आप चाहो तो प्रोमिसी के अलावा भी कहीं और से क्या हो सकता है, पेमेंट फ्लो हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे डॉटर से मामा को फ्लो हुआ था। तो ये नहीं बोल सकते कि वो स्ट्रेंजर है उसको पे नहीं होगा, इट इज सफिशिएंट रीजन। एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन, बेटा जैसे एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कॉन्टेक्ट पढ़ा था हमने, वैसे हमारा होता है एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। जैसे कि बेटा क्या हुआ, इसका मतलब आप समझो, A pays 5,000 to B. B promised to deliver him a certain quantity of wheat within a month. In this case, A pay the amount, whereas B merely make a promise. Therefore, consideration paid by A is executed, whereas B is executory. क्योंकि B का तो अभी काम होना बाकी है और A ने अपना काम कर दिया है, तो कंसिडरेशन A के बिहाफ पे तो executed माना जाएगा और B के बिहाफ पे executory माना जाएगा। कंसिडरेशन मे बी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये भी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अब इसकी एक्सप्लेनेशन है। ए परफॉर्म सम सर्विसेज टू बी एट हिज डिजायर। आफ्टर अ वीक बी प्रॉमिस टू कंपनसेट ए फॉर द वर्क डन बाय हिम। इट इज सेड टू बी प्रेजेंट कंसिडरेशन। ए कैन स्यू बी फॉर रिकवरिंग द प्रॉमिस्ड अमाउंट। मतलब आपने कोई पास्ट में कोई काम किया, उसके बदले भी आप क्या ले सकते हो, कंसिडरेशन इन फ्यूचर ले सकते हो, और अगर नहीं देती है सामने वाली पार्टी तो केस फाइल कर सकते हो, क्योंकि ये वैलिड कंसिडरेशन है। नाउ कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों को ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगता है। बेटा कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट में होना जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि वो एडिक्वेट हो, यानी कि सफिशियंट हो। नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। X promised to sell his house worth ₹6 lakh for 1 lakh only, मतलब 6 लाख का घर वो 1 लाख में बेच रहा है केवल, तो भी ये वैलिड ट्रांजैक्शन है। अगर यहाँ पे क्या है, फ्री कंसेंट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई कि यहाँ पे क्या होनी चाहिए, फ्री कंसेंट, सब्जेक्ट टू फ्री कंसेंट। इस हेडिंग को अगर हम पूरा करना चाहें, कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट सब्जेक्ट टू फ्री कंसेंट। अगर फ्री कंसेंट है तो नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, लेकिन अगर फ्री कंसेंट नहीं है, यानी कि आपने उसे डरा धमका के कम कंसिडरेशन पे कॉन्ट्रैक्ट कराया है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा एग्रीड पार्टी पे कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करवाए या वॉइड करवाए। एग्रीड मतलब पीड़ित पार्टी, दुखी पार्टी, जिसके साथ अन्याय हुआ है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ऑफ वॉट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, मतलब कंसिडरेशन के अंदर हमेशा आप लीगल चीज ही डिमांड कर सकते हो, इलीगल चीज वैलिड कंसिडरेशन फॉर्म आउट नहीं करती है। नेक्स्ट रूल है हमारा बेटा, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल और नॉट इल्यूजरी, मतलब कंसिडरेशन कंफ्यूज करने वाला नहीं होना चाहिए, मतलब प्रैक्टिकली होना चाहिए, रियल होना चाहिए, रियल। जैसे ए मैन प्रॉमिस टू डिस्कवर ट्रीजर बाय मैजिक, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना बेटा, तो ये क्या हो गया आपका, रियल नहीं है, इल्यूजरी है, तो इस केस में ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। आप किसी भी तरीके का अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कंसिडरेशन देते हो, दैट इज इनवैलिड। फॉर एग्जांपल किसी को किडनैप करने के लिए, कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी करने के लिए, दंगे फैलाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, दैट इज ऑल नॉट वैलिड कंसिडरेशन। फॉर एग्जांपल ए एग्री विद बी टू सेल हिज कार फॉर 2 lakh to B. Here A is under an obligation to give car to B and B has a right to receive the car on payment of 2 lakh. Also B is under an obligation to pay 2 lakh and A has a right to receive 2 lakh. It's a general example of consideration.
नथिंग अबाउट इमोरल, अनलॉफुल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। देखो बेटा, नेक्स्ट हमारा लीगल रूल्स हो चुके हैं हमारे कंसिडरेशन से रिलेटेड। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सूट बाय थर्ड पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट पे केस करना चाहे तो कब कर सकती है, इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज तक पहुंचेंगे आगे, प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्ट्रिन पे। Under the Indian Contract Act 1872, the consideration for an agreement may proceed from a third party. The third party cannot sue on contract. बेटा क्या लिखा हुआ है कि कंसिडरेशन तो थर्ड पार्टी को जा सकता है, बट थर्ड पार्टी केस नहीं कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट पे। ओनली ए पर्सन हु इज अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू ऑन इट। मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट पे केस फाइल करने के लिए उसकी पार्टी होना जरूरी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज वैलिड एंड इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन तो पर्सन हो सकता है, बट ही शुड नॉट बी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई बंदा पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट की पर वो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है, तो क्या माना जाएगा कि वो केस कर सकता है, उसे स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना। वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है ना, स्ट्रेंजर टू केवल कंसिडरेशन है, उसे केवल कंसिडरेशन नहीं मिल रहा, बट ही इज अ पार्टी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, तो वो केस फाइल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, P who is indebted to Q, सेल इज प्रॉपर्टी टू R, ठीक है। R promised to pay owe the debt amount to Q, pay the debt amount to Q। देखो क्या R ने क्या प्रॉमिस किया है कि वो जितना भी अमाउंट है, P ने Q से उधार ले रखा है, P ने Q से उधार ले रखा है और उसने अपनी प्रॉपर्टी किसको बेच दी, आर को। और क्या बोला, आर ने बोला कि ठीक है तुम्हारी जो उधारी है क्यू की वो मैं चुका दूंगा। इफ आर फेल्स टू पे देन इज सच सिचुएशन क्यू हैज नो राइट टू स्यू आर। तो यहाँ पे क्यू क्या आर को केस फाइल कर सकता है क्या, नो, ही कैन फाइल द केस अगेंस्ट पी एंड पी कैन फाइल द केस अगेंस्ट आर। If R fails to pay, then in such situation Q has no right to sue as R is a stranger to contract। कौन से कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्रेंजर माना जाएगा R, जो P और Q के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके लिए वो स्ट्रेंजर माना जाएगा। तो आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते। आप किसको केस कर सकते हो, P को। हाँ, P और R के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है तो P R को केस कर सकता है। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू इज नॉन एज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको बताया था एक प्रिंसिपल यानी डॉक्ट्रिन पे पहुंचेंगे हम, दैट इज प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं कर सकता, केस फाइल नहीं कर सकता। बट इस रूल के क्या है बेटा, कुछ एक्सेप्शंस, तो वो एक्सेप्शंस अब हम आगे पढ़ेंगे। मतलब एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ, इवन अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट में इन्फोर्स अ क्लेम, वो भी पैसा मांग सकता है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होते हुए भी केस फाइल करके। इन द केस ऑफ ट्रस्ट, बेटा ट्रस्ट के केस में बेनिफिशियरी जनरली स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। ही वॉज नॉट ए पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है, जो सेटलर है, बोले तो ऑथर ऑफ ट्रस्ट और ट्रस्टी के बीच में होता है, ना कि बेनिफिशियरी के बीच में। तो इसके इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन अगर बेनिफिट नहीं मिलता है तो ट्रस्टी पे केस कौन कर सकता है, बेनिफिशियरी भी। इन द केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, बेटा अगर कोई फैमिली सेटलमेंट का केस है तो मेंबर्स ऑफ फैमिली हु ओरिजिनली हैड नॉट बीन पार्टीज टू द सेटलमेंट मे इन्फोर्स द एग्रीमेंट। सेटलमेंट के वो पार्टी ना भी होना तो कोई भी मेंबर ऑफ फैमिली क्या कर सकता है, केस कर सकता है, क्योंकि फैमिली की प्रॉपर्टी पे सबका हक है। इन द केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, बेटा आप सभी को पता होगा या नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि HUF के अंदर फीमेल्स मेंबर नहीं बन सकती, लेकिन फीमेल मेंबर क्या कर सकती हैं, अपना मैरिज एक्सपेंडिचर HUF के पार्टीशन के टाइम मांग सकती है। तो ये क्या हो गया, वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है फीमेल मेंबर, लेकिन फिर भी क्या कर पा रही हैं, वो क्लेम कर पा रही हैं। तो ये इसका एक्सेप्शन हो गया प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। In the case of assignment of a contract or arrangement, a provision may be made for benefit of a person. He may file a suit through he is not a party to a contract. अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट
या कोई अरेंजमेंट किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर दिया है, किसी थर्ड पार्टी को उसका बेनिफिट दे दिया है, और उस केस में अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो थर्ड पार्टी केस फाइल कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी थर्ड पार्टी को अपनी प्रॉपर्टी का रेंट असाइन कर दिया और अब रेंट रिसीव नहीं होता है तो ही कैन क्लेम द रेंट। एक्नॉलेजमेंट और एस्टोपल। एक्नॉलेजमेंट और एस्टोपल का क्या मतलब है? वेयर द प्रोमिसर बाय हिज कंडक्ट एक्नॉलेज हिमसेल्फ एज एन एजेंट ऑफ थर्ड पार्टी, इट वुड रिजल्ट इन टू ए बाइंडिंग ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स थर्ड पार्टी। अगर कोई पर्सन अपने आप को एजेंट शो करता है किसी थर्ड पार्टी का, तो वो थर्ड पार्टी चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो या ना हो, ही बिकम लायबल, क्योंकि एजेंट के हर कामों के लिए प्रिंसिपल लायबल होता है। इन द केस ऑफ कैविनेंट रनिंग विद द लैंड, बेटा बेसिकली कैविनेंट का मतलब होता है कोई भी डीड, तो इन केस ऑफ कैविनेंट यानी कि डीड रनिंग विद द लैंड, the person who purchased land with the notice that the owner of land is bound by certain duties affecting land, the covenant affecting the land may be enforced by successor of seller। बेटा अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसके अंदर कुछ काम करवाने के लिए ओनर लायबल था, अगर ओनर की डेथ हो जाती है तो सक्सेसर भी लायबल होगा। मतलब फॉर एग्जांपल, फादर इज लायबल फॉर सम कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू लैंड डीड। अगर फादर की डेथ हो जाती है तो सन भी उसके लिए लायबल होगा, वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकता ये कह के कि मैं तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हूँ। तो फादर की डेथ होने पे भी सन लायबल होगा प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए, उससे रिलेटेड ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट, बेटा जितने भी कॉन्ट्रैक्ट एजेंट के थ्रू होते हैं ऑलवेज प्रिंसिपल इज लायबल फॉर दैट। नाउ वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। बेटा मैंने आपको बताया था एक रूल होता है अभी स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में एक रूल है हमारा, दैट इज अगर विदाउट कंसिडरेशन कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है यानी कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन होना क्या है? मस्ट। तो ये हमारा जनरल रूल है, बट कुछ एक्सेप्शंस है इस रूल के। रूल क्या है बेटा? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। इसके क्या है कुछ एक्सेप्शंस, वो एक्सेप्शंस अब हम पढ़ने वाले हैं। देखिए फर्स्ट एक्सेप्शन है इसका जिससे आप सभी रिलेट कर पाएंगे बहुत अच्छे से, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। बेटा नेचुरल लव एंड अफेक्शन में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सब क्या माने जाते हैं? विदाउट कंसिडरेशन होते हुए भी वैलिड माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फादर ने अपने सन को अच्छे नंबर आने पे कोई कार गिफ्ट की, क्या वो कार सन की हो गई है क्या? यस, उसके नाम से उसके नाम पे करवा दी गई है तो वो उसकी हो चुकी है। अब पूछा जाए कि फादर ने जो कार गिफ्ट की है सन को, उसके बदले में उन्होंने क्या लिया? दैट इज लव एंड अफेक्शन में दिया हुआ गिफ्ट है, दैट इज अलाउड। बेटा कुछ कंडीशन है लव एंड अफेक्शन वाले केस में, वो फुलफिल होना जरूरी है। इट मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज। पार्टीज मस्ट स्टैंड इन ए नियर रिलेशनशिप, उनके बीच में रिलेशनशिप भी होना चाहिए टू ईच अदर। इट मस्ट बी इन राइटिंग होना जरूरी है। इट मस्ट ऑल्सो बी रजिस्टर्ड अंडर द लॉ। A written or registered agreement based on natural love and affection between the parties standing in near relation to each other is enforceable even without consideration। चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो सन डॉटर हो या सन या फादर हो या डॉटर या फादर हो। A husband by a registered agreement promised to pay his earning to his wife held the agreement without consideration and valid। कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज। अगर आपने पास्ट में कोई वॉलेंट्री सर्विसेज ली हैं जो उन्होंने अपनी इच्छा से आपको दी थी, उसके बदले में भी आप क्या कर सकते हो? कोई भी सर्विसेज कंपनसेशन आप दे सकते हो। अ प्रॉमिस टू कंपनसेट fully or in part a person who has already voluntarily done something for the promisor is enforceable under this section in order that
promise to pay for the past voluntary services be binding and the following essential features. The service should have been rendered voluntarily. The service must have been rendered for the promisor, and the promisor must be in existence at the time when services were rendered, and promisor must have intended to compensate the promisee. अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड माना जाएगा. P find R's purse and give it to him. R promised to give rupees 10,000 to P. This is a valid contract. ठीक है बेटा, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना. तो बेटा अब अपन बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. देखिए नेक्स्ट एक्सेप्शन है बेटा अपना किस चीज का पढ़ रहे हैं अपन? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का. प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेप्ट. बेटा टाइम बार डेप्ट क्या होती है? लिमिटेशन एक्ट है हमारे यहाँ एक, उसके अकॉर्डिंग आपको विद इन टाइम पीरियड ही किसी के अगेंस्ट केस करना होता है. अगर उसका केस करने का टाइम पीरियड निकल गया, फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर केस के लिए आपको 2 साल दिए गए हैं और आपने उसके अंदर केस नहीं किया 2 साल, और 2 साल के बाद आप उसके अगेंस्ट केस करते हो, तो वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा. कोर्ट ऐसे केस को एक्सेप्ट ही नहीं करता है जिसका लिमिटेशन पीरियड निकल चुका हो. ऐसी डेप्ट अगर आपने कोई उधार ली है और उसका केस करने का टाइम निकल चुका है, तो वो आपकी पूरी तरीके से बैड डेप्ट हो चुकी है और उनके अगेंस्ट आप क्या नहीं कर सकते हो? केस फाइल नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो ऐसी डेप्ट्स को हम बोलते हैं टाइम बार डेप्ट, जिनको अभी हमें भूलना ही पड़ेगा क्योंकि उनको विद इन वैलिड टाइम पीरियड हमने केस किया नहीं और अब उनके हम केस कर नहीं सकते क्योंकि टाइम निकल चुका है. फॉर एग्जाम्पल अब इसमें इन्होंने क्या बताया कि अगर कोई टाइम बार डेप्ट है और वो आपके पास वापस आ जाए, उसका पैसा आपके पास वापस आ जाए, तो वो पैसा तो आपको मिलने वाला ही नहीं था, वो तो आपके लिए बैड डेप्ट बन गई थी, तो वो तो खत्म हो चुका था. अब अगर वो पैसा आपको रिसीव हो जाता है तो वो विदाउट कंसिडरेशन है. क्यों? क्योंकि पहले वाला जो आपने उसको दिया था उधार, तो वो तो आपको रिकवर होने वाला था ही नहीं, तो वो तो पहले कैंसिल हो चुका था. अब तो आपको फ्री में पैसा मिल रहा है जिसको अगर नहीं भी मिलता तो आप कुछ नहीं कर सकते थे. तो यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन आपको पैसा मिला और वो भी वैलिड है. जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, ए इज इंडेप्टेड टू सी 60,000 बट द डेप्ट इज बार्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट. ए साइन ए रिटर्न प्रॉमिस. A sign a written promise now to pay 50,000 in final settlement of the debt. This is contract without consideration but enforceable. ठीक है बेटा, 50,000 रुपीज़ आपको मिल गए हैं फ्री फोकट के, जो आपको मिलने नहीं थे, तो ये विदाउट कंसिडरेशन हो गया और फिर भी वैलिड है. अब बात आती है एजेंसी. एजेंसी भी एक किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि कंसिडरेशन हो. तो नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी इन द एजेंसी. ये आप पे डिपेंड है, आप किसी का एजेंट अगर बिना पैसों के भी बनते हो तो अलाउड है. कंप्लीटेड गिफ्ट. बेटा अगर आप किसी को किसी ओकेजन पे गिफ्ट दे रहे हो तो विदाउट कंसिडरेशन भी अलाउड है, क्योंकि गिफ्ट में किसी भी तरीके का कंसिडरेशन नहीं होता है. द रूल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट डजंट अप्लाई ऑन गिफ्ट्स. Nothing in this section shall affect the validity between the donor and donee. If any gift actually made, this gift do not require any consideration. Next है देखो बेटा बेलमेंट. बेलमेंट क्या होता है? जब आप किसी को गुड्स की डिलीवरी दे देते हो विदाउट पासिंग ओनरशिप और कुछ टाइम पीरियड बाद वापस आप उस गुड्स को रिकवर कर लोगे उससे. अगर आप अपने फ्रेंड को कोई बुक दे देते हो, आपने अपने फ्रेंड को कोई बुक दी कि भाई पढ़ के वापस दे देना, तो आपके बुक देने से आपका फ्रेंड फ्री में उस बुक को पढ़ पाया और आपको उसने वापस दे दी. आपने उसको बुक दी और बदले में उससे कोई भी पैसा नहीं लिया. दैट इज द ग्रेटिचुअस बेलमेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ आगे के चैप्टर्स में हम कवर करेंगे. लेकिन आप ये समझ गए होंगे कि इसमें हमने कोई भी कंसिडरेशन उससे नहीं लिया है, तो ये भी किसका एक्सेप्शन हो गया? नो कंसिडरेशन का. चैरिटी. बेटा जब भी कोई चैरिटी करता है तो उसके बदले में उसकी कुछ भी लेने की इंटेंशन नहीं होती और वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है. तो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट आप अच्छे से समझ गए, उसके एक्सेप्शंस भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं. तो थैंक यू फॉर दैट, और वी हैव कंप्लीटेड और नेक्स्ट यूनिट ऑल्सो.